गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्किंग प्रोसेस के ऊपर विचार किया हुआ था। तो देखिए कैसे आप इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है पहले से ही, कहता है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रैंक के द्वारा आपको मिला है कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक या इनफाइनाइट या फिर नो सोल्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो काफी वर्क आसान हो जाता है इस मेथड से। इंटर लेवल पर भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था कि वहां पे थोड़ा सा जानकारी कंप्लीट नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पे जानकारी बहुत स्पष्ट और बहुत आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपने मैट्रिक्स को, जो सोल्यूशन इसके लिए करेंगे, हम अपने दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। दिस इज 2, दिस इज -1 3, कोफिशिएंट लिख लेंगे -1 2 1, और दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज -4, और यहां पे आप लिख लेंगे x y z, और दिस इज इक्वल टू 8 4 0। इसका मल्टीप्लीकेशन संभव है क्योंकि इसका ऑर्डर आपका जो है 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर जो है ये 3 क्रॉस 1 है। ठीक है, तो अगर इसका रो इसके कॉलम से कोइंसाइड करता है तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2x -y -3z, ये पहला एलिमेंट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ऐसे दूसरा एलिमेंट हो जाएगा दूसरे रो का, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसको क्या लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b। सी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी डिफाइन द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। मैं बार बार चर्चा कर रहा था सी कैसे डिफाइन होता है, a सच दैट b। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू को आप लिख लीजिए, a की वैल्यू को 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, दिस इज 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। ठीक है, सच दैट, दिस इज सच दैट और ये सच दैट। ये एलिमेंट 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सी का आपको रैंक निकालना है। ये इतना जो हिस्सा है ये हिस्सा ए है और ये बी इसके साथ जुड़ने पर सी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इक्लान फॉर्म से लगाना है। इक्लान फॉर्म का मतलब आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। इसमें करते क्या है इक्लान फॉर्म में कि अगर कोई रो भाई लेंगे तो पूरे सी को, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स, पहला रो का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, इसके जस्ट नीचे वाले रो में कम से कम एक 0 होना चाहिए, तो इसे 0 किया जाएगा और इसके नीचे वाले में 2 0। ठीक है, यानी कि एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। अपर डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर देने हैं। ठीक है, अगर ये 1 रहता तो काम आसान रहता। इक्लान फॉर्म है तो केवल एक ही ऑपरेशन का यूज करते हैं जिसको हम रो ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले इसको 1 करने के लिए R1 और R2 को इंटरचेंज कर लो। ठीक है, तो दिस इज R1 इंटरचेंजेस बाय R2। ठीक है, जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -1 2, दिस इज 1 और दिस इज 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2, दिस इज -1 3 सच दैट 8। ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज -4 एंड दिस इज 0। ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसका रैंक निकालने की प्रक्रिया शुरू करो। सच दैट इक्विवेलेंट, दिस इज R2 में, दिस इज R2 प्लस 2 R1। ठीक है, और R3 में दिस इज R3 प्लस 3 R1। ठीक है, ये आपको काम करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा। दिस इज -1, दिस इज 2, दिस इज 1 सच दैट 4, दिस विल बी 0। ठीक है, और ये -1 और +4, -1 और +4 +3, 3 + 2, 3 + 2 5 हो जाएगा, और 8 + 8 आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप। दिस इज 0 और ये हो जाएगा 1 + 6, 1 + 6 का मतलब हो जाएगा
1 प्लस 6 का मतलब 7, ठीक है, और ये -4 और +3, दिस इज -1 सच दैट 0 + 12, दिस इज 0 + 12 इज इक्वल टू 12। अभी भी इक्लान फॉर्म में आप नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पहले रो में नॉन जीरो से पहले कोई जीरो नहीं, दूसरे रो में नॉन जीरो से पहले एक जीरो होना चाहिए, तीसरे रो में नॉन जीरो से पहले 2 जीरो होना चाहिए। तो अब इसको जीरो करना होगा। इसको जीरो करने के लिए हम इसको आधार बना सकते हैं, केवल रो यूज करना है। R3 में दिस इज 3R3 और -7R2, ठीक है। तो दिस इज -1 2 1 such that 4, this is 0 3 5 such that 16, and this is 0, this is 0, and here -3 हो जाएगा और -35, ठीक है, सॉरी -3 और -35, दिस इज -38, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हो जाएगा आपका, दिस इज 12 3 जा 36, और 7 में 16 का गुणा करोगे, सॉल्व करोगे तो -76 आएगा आफ्टर सॉल्विंग। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन आप चाहो तो कर सकते हो, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि R3 में दिस इज R3 डिवाइडेड बाई R3 डिवाइडेड बाई -38, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो -1 2 1, दिस इज सच दैट 4, दिस इज 0 3 5 सच दैट 16, दिस इज 0 0 1 एंड दिस इज 2। ये आपका इक्लान फॉर्म में कन्वर्जन दिख रहा है, विच इज इक्लान फॉर्म, ठीक है। ये आपका इक्लान फॉर्म होगा, विच इज इक्लान फॉर्म, ठीक है। नाउ वी कैलकुलेट रैंक, therefore rank of C is, C मतलब ये पूरी मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म कितने हैं? 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको ड्रॉप कर दो तो ये A दिख रहा है। A में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं? 3 है, तो इस A का रैंक भी 3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने इसमें है? 3 है, दिस इज नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि सोल्यूशन तो ये डिसाइड होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर हो गया, सोल्यूशन मिलेगा, और ये अननोन्स के बराबर है तो सोल्यूशन यूनिक मिलेगा, ठीक है। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट ए, दिस इज यूनिक सोल्यूशन, यानी निश्चित तौर पर इसके पास सोल्यूशन मिलेगा और वो सोल्यूशन आपका यूनिक होगा। अब ये सोल्यूशन निकलेगा कैसे? अब जो रिडक्शन, इस ए का रिडक्शन ये है और बी एक्स वाई जेड ऐसा नहीं है, बी का रिडक्शन ये, इसको लिखिए। नाउ कैसे लिखेंगे आप? पहले तो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहां लिख लिया हमने ए। जब आप ए लिखेंगे तो -1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, और ये हो जाएगा आपका x y z, और ये हो जाएगा आपका b जो रिड्यूस हो गया है 4, दिस इज 16 और दिस इज 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वेशंस मिलेंगे। पहला मिलेगा -x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन 3y, क्योंकि x पॉइंट 0 है, और प्लस 5z इज इक्वल टू 16, एंड हियर x y दोनों 0, z इज इक्वल टू 2। z की पहली वैल्यू 2 मिल गई, z की वैल्यू को ऊपर 2 रख देना, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 का मतलब 6, तो y इज इक्वल टू अगेन यहां पर आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब y और z को रख देना, यहां 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, और ये 2 6 हो जाएगा। ट्रांसफर करोगे तो 4 माइनस 6 का मतलब -2, और माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज आल्सो इक्वल टू 2। So this is the required solution. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। देखो इसको रख के सेटिस्फाइड कर दो। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और
इसके कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तभी तो सोल्यूशन का सवाल पैदा होता है, अदरवाइज इस सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा तो आपने ऐसे लिखा ax इज इक्वल टू बी, जहां पे a ये है, b x ये है और b ये है। ठीक है, इसका एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की तैयार करेंगे। a और b को कंबाइन करने के बाद a को एलिमेंट को रख लिया, b को भी कंबाइन कर लिया। इसका रैंक निकालने की परिकल्पना होगी इक्लान फॉर्म से। इक्लान फॉर्म में हम लोग जो है नॉन जीरो, अगर यहाँ पे ये नॉन जीरो रो है, इससे पहले कोई जीरो होता तो नेक्स्ट रो में 2 होता और उसके नेक्स्ट में 3, तो यहाँ तो इससे पहले कोई जीरो नहीं, इसके बाद से मतलब नहीं है, पहले से। तो इसको जीरो होना चाहिए, अगर यहाँ 0 हो गया तो इसके नेक्स्ट रो में 2 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये 1 होता तो कन्वीनियंट वर्क होता, अगर 1 होता तो आप कर सकते हैं। तो आपने R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ पे 1 दिख जाएगा। नहीं कर पा रहे तो फिर आप दोनों में मल्टीप्लाई करके स्केलर से तब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ कर लिया। हम और इक्लान फॉर्म में केवल रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जीरो करने के लिए हमने क्या किया, R2 में R2 प्लस 2 R1 कर दिया, R3 में R3 प्लस 3 R1 कैलकुलेट करेंगे, ये मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ अगेन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे इससे पहले 1 0, तो नीचे में कम से कम 2 होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए हम लोग R2 को सहारा लेंगे, क्योंकि R2 यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, R3 में 3 R3 कर दिया तो 21 हो जाएगा, और R2 में 7 R2 कर दिया तो 21 माइनस 21 0, ये -38 आएगा, -70। थोड़ा सा मत आप सिंप्लीफाई करो, लेकिन इसको अगर आप R2 में 38 से डिवाइड कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बाद में। तो 38 से डिवाइड कर दिया, और किसी में नहीं कर सकते, कंप्लीटली कटेगा नहीं, फ्रैक्शन से बचिएगा। ठीक है, तो 38 से डिवाइड कर दिया। ये आपके मैट्रिक्स की इक्लान फॉर्म है, क्योंकि डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपके 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरे C की रैंक की बात करें तो C मतलब पूरा, इसमें इक्लान फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो की संख्या को ही रैंक कहते हैं। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो, एक नॉन जीरो, एक नॉन जीरो, मतलब ऐसा रो नॉन जीरो कहलाता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जो है 0 के बराबर ना हो। तो C का रैंक 3। इसको ड्रॉप कर दो तो आपको ये A दिखेगा। A में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो 3 है, 3 हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम में अननोन कितने हैं, X Y Z है। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ B होते ही कंसिस्टेंट हो गया। और अगर ये अननोन के बराबर हो गया तो इस कंसिस्टेंसी के पास केवल एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट है। अब यहां पर इस A के जगह उस रिड्यूस फॉर्म को लिख लिया गया, एक्स वाई जेड वैसे ही लिख दिया गया, और B के जगह इस B के रिड्यूस फॉर्म को लिख दिया गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये माइनस आखिरी वाला इक्वेशन तुरंत Z दे देगा, 0 प्लस 0 Z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां देखो 3y प्लस 5 Z इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 2, और माइनस x भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं पहले एलिमेंट के लिए, तो माइनस x प्लस 2y प्लस Z इक्वल टू 4, तो y और z रख दो तो x की वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंसी से बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम के पास सोल्यूशन मिल रहा है तो वो सोल्यूशन आपका यूनिक होगा कि कैसा होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं सेम प्रकार से, आप उसे करने का प्रयास करिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे अगर यूनिक सोल्यूशन वाले होंगे तो। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, दिस इज x प्लस 2y x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 3x माइनस y और प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 2y और प्लस 3z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिस इज 2, and the last equation, this is x minus y plus z is equal to minus 1। देखिए इसमें 4 इक्वेशन, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिखिएगा, उसमें 4x4 की मैट्रिक्स होगी, और दूसरे वाले में आपका जो है 4x4 की मैट्रिक्स 4x3 की मैट्रिक्स होगी, और दूसरे वाले की जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3x3। मल्टीप्लीकेशन संभव होगा, आर्गुमेंट मैट्रिक्स बनाइएगा, सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करिएगा, तो फाइनली जो आपको ए का रिडक्शन मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, दिस इज 1 2 माइनस 1 और दिस इज 0 माइनस 7 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 5 और आखिरी वाला सब 0 हो जाएगा।
और यहां लिखा होगा एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई करोगे तो 5z इज इक्वल टू जो भी मिलेगा, तो यहां से जो इसका सोल्यूशन मिलेगा, जरूर करिएगा इसको, x की वैल्यू आएगी आपकी, x की वैल्यू -1 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी और z की वैल्यू यहां पर 4 आएगी। यानी कि इस सिस्टम के पास जो सोल्यूशन मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन मिलेगा, पहली बात तो ये कंसिस्टेंट होगा और जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो आपका यूनिक होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के माध्यम से ये पहले ही पता लगाया जा सकता है कि सिस्टम के पास सोल्यूशन किस प्रकार का होगा और सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उस वाले वीडियोस में हम लोग जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।